हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो आपको हमारी इस चैनल में CN स्टडी मेथड्स में आपको ये विज्ञान की वीडियो मिलने जा रही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये क्लास वाइज टॉपिक वाइज वीडियो बनाना और उसको पढ़ाना अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ाएंगे विज्ञान विषय, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है विज्ञान। यदि आप लोग पढ़ते तो गणित ही मायने नहीं रखता है, विज्ञान बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना। विज्ञान से हम और चीज़ों के नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं और उसका विशेष ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर यदि आप लोग 6वीं क्लास के बच्चे हैं तो वहाँ पर बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है। यदि आप 6वीं क्लास को बहुत अच्छे से समझे हो तो यकीन मानिए आपकी विज्ञान में पकड़ इतनी गजब की हो जाएगी, तो आपको 9th एंड 10th में विज्ञान पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए कि विज्ञान में क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ मैं, ये हिंदी मीडियम वाला बुक है। मैं कोशिश ये करूँगी कि इंग्लिश मीडियम वाला भी बनाऊँ। फ़िलहाल अभी देरी लगेगी इस वीडियो को बनने में, मतलब कि बनाऊँगी मैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम दोनों कंबाइन करके मैं बना रही हूँ, तो इसमें देरी भी लगेंगे एंडिंग होते तक में। सो फ्रेंड्स, तो आप धैर्य रख के देखते जाइएगा। मैं बहुत जल्द आपको इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगी। हालांकि ये विज्ञान का शुरू हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, बातें कम करेंगे, अब काम करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में क्लास 6 का अध्याय 1 है हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ। अब देखिए, हमारी पृथ्वी शुरू ही पाठ में आपको दिया गया हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो इसके पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज विज्ञान, विज्ञान क्या है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, तो विज्ञान मीन्स होता क्या है। विज्ञान पढ़ने से पहले हमको विज्ञान का अर्थ, मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञान, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, विज्ञान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान होता है। देखिए, तो विज्ञान मीन्स, वी मीन्स होता है विशेष, वी मीन्स क्या होता है, विशेष, और प्लस ज्ञान मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का, चाहे वो छोटी सी काई ही क्यों ना हो, और छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, छोटी सी जीव ही क्यों ना हो, उसके बारे में हम लोग जो विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान मीन्स क्या होता है, विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, छोटा से छोटा जीव से लेकर के बड़ा सा बड़ा जीव, बड़ा सी वस्तु, ये सब विशेष ज्ञान। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक पेन है, पेन है ना, तो ये पेन सिर्फ नॉर्मली एक पेन है, लेकिन ये पेन बना कैसे है, किस धातु, किस चीज़ का, किस मटेरियल्स का यूज़ होकर के ये पेन बना है, इसके अंदर जो स्याही दी गई है, इंक दिया गया है, वो किस किस रसायन वगैरह को प्रयोग करके बनाया गया है, फिर किस प्रकार ये तैयार हुआ है, इसी के जो विशेष ज्ञान है, इसी ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि पृथ्वी पर रहते हैं। तो देखिए, संसार में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं और मनुष्य, ये सभी मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षी कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। पृथ्वी पर मैदान है, मरुस्थल मतलब रेगिस्तानी एरिया, पहाड़,
नदियाँ, झीलें और महासागर भी हैं। ये सब भी कहाँ पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनसे जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जिनसे अब देखिए, ये जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झीलें, महासागर, इन सभी से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ये सभी कहाँ पर होते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 1.1 पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी किन चीज़ों से बना हुआ है, पृथ्वी कैसा है, कैसे दिखाई देता है, किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले तो देखते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी। आप लोग अपने बुक को सामने में रख लीजिए और पृथ्वी का चित्र देखिए कि पृथ्वी दिखाई कैसे दे रहा है। एक समय में हम इसका एक छोटा सा भाग ही देख सकते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी गोला सा भाग होता है, तो उसका एक समय में हम एक तरफ के भाग को ही देख सकते हैं, जो हमें सपाट दिखाई देता है, जो हमें कैसे बराबर, सपाट मीन्स बराबर दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी की वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। तो देखिए, यदि हम पूरे पृथ्वी को देखना चाहते हैं, चारों तरफ से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतरिक्ष से दूर पृथ्वी को स्पेस में जाकर के देखना पड़ेगा, तभी हम लोग पृथ्वी के पूरे भाग को देख पाएंगे। आपने सुना होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा, न्यूज यदि आप लोग देखते होंगे तो उसमें ये भी सुना होगा कि कई देश के लोग पृथ्वी या अन्य ग्रहों की जानकारी के लिए रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए जाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं? कई देश के लोग रॉकेट के सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। मतलब जो वो लोग जो पृथ्वी तथा ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रॉकेट अंतरिक्ष यान में बैठ करके जाते हैं, उन्हीं व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतरिक्ष यात्री। इंग्लिश में इसको एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खोजे गए पृथ्वी के चित्रों को देखने से पता चलता है कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है, गोल है। तो अंतरिक्ष यात्री, जो लोग रॉकेट में बैठकर के अंतरिक्ष से बाहर गए और उन्होंने पृथ्वी को देखा अपनी खुली आंखों से, तस्वीरों से, तो उनको देख करके उन्होंने देखा तो उनको पृथ्वी एकदम गोल, गोलाकार, फुटबॉल के जैसे दिखाई दे रहा था। देखिए, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी देखिए, ये एकदम गोल टाइप का दिख रहा है ना, फुटबॉल के बराबर दिखाई दे रहा है। नीला नीला भाग है, कुछ ये देखिए कुछ अलग टाइप के भाग दिख रहे हैं, कुछ ये सफ़ेद सफ़ेद भाग। जो ये नीला भाग है ये पानी है, जो ये भूरे और थोड़े से हरे हरे दिख रहे हैं ये ज़मीन है, और जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये बर्फीली एरिया है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया कि पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है? गोल दिखाई दे रही है। पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। अब देखिए, पृथ्वी तो गोल दिखाई दे रही है, लेकिन पृथ्वी ठोस है या गेंद की तरह है, फुटबॉल की तरह खोखली है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य, जो ये पृथ्वी दिख रहा है, व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, जो अंतरिक्ष है, जो आपकी बुक में दिखाई दे रहा पृथ्वी है, वो अंतरिक्ष से लिया गया है, जो कि आप लोगों को वो दिख रहा है गोला टाइप का। अब यहाँ पास ये पूछा है कि पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। जिस प्रकार फुटबॉल ठोस या खोखली होता है, तो ये कैसा है? अर्थ इज सॉलिड, ठोस है, या और होलो, खोखला है। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है। किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली है? ये तो गोला दिखाई दे रहा है, लेकिन गेंद के समान खोखली है क्या? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली ना होकर ठोस है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया? पृथ्वी गेंद की तरह
फुटबॉल की तरह खोखली ना होकर बल्कि क्या है, ठोस है, लेकिन इसकी सतह समतल और चिकनी नहीं है। अब देखिए, जैसे फुटबॉल होता है, गेंद होता है, वो क्या होता है, गोलाकार होता है और उसके अंदर खोखलापन होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी गोल तो है, लेकिन उसके अंदर खोखला नहीं है। लेकिन ये भी है कि वो गेंद के समान चिकना भी नहीं है, वो गेंद के समान समतल या चिकना भी नहीं है। यह यहाँ इस पृथ्वी पर कहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ है और कहीं पर नीची गहरी घाटियां, मतलब कि खाइयां हैं। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी को काटा जाए तब उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। अब कल्पना कीजिए, आप चूंकि यहाँ पास तो ये बताया कि पृथ्वी गोल तो है फुटबॉल की तरह, लेकिन वह फुटबॉल की तरह चिकनी नहीं है, समतल नहीं है। उसमें कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर गहरी गहरी घाटियां हैं। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो उसके अंदर का आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देगी, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर बनावट है वो कैसे दिखाई देगी। चलिए इसको देखते हैं आगे। आगे साइड क्या पढ़े हैं कि पृथ्वी को यदि बीच से काट दिया जाए तो उसके आंतरिक संरचना, जो अंदर का बनावट है, स्ट्रक्चर, वो कैसे दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चित्र में आपकी बुक में दिखाया गया है कि पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो वो किस प्रकार दिखाई देगा। इसमें अलग अलग टाइप के परत भाग दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए इनको पढ़ते हैं। ये जो सबसे ऊपरी वाला नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हिंदी में भूप्रपटी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं। फिर जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, थोड़ा संतरा कलर का, नारंगी रंग का, कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवार, मेंटल बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर जो ये पीला भाग दिखाई दे रहा है, पीला भाग, इसको बोलते हैं बाह्य क्रोड, आउटर कोर। और इस जो अंदर का काला काला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड, इनर कोर। तो यह है पृथ्वी का भाग। मुख्यतः पृथ्वी के सिर्फ 3 ही भाग होते हैं, भूप्रपट्टी, प्रवार और कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस प्रकार से इसके 3 भाग होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र दिया गया है और उसका नाम दिया गया है। आप लोगों को उसके नाम को अच्छे से याद रखना है, चित्र को भी अच्छे से याद रखना है, ताकि ये अच्छे से आपको याद रहे। हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चित्र देख लिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो 3 प्रकार की है उसके बारे में डिटेल्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने प्रमुख परतों में बांटा गया, 3 प्रमुख परतों में बांटा गया है। पहला है भूप्रपटी, क्रस्ट, दूसरा है प्रवार, मेंटल, तीसरा है क्रोड, कोर। ये 3 प्रकार के भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। अब चलिए इनके बारे में डिटेल्स को पढ़ते हैं। इनको सियाल सीमा नीफे, इस प्रकार इसको बोला जाता है। पहला है भूप्रपट्टी क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। तो भूप्रपट्टी हम किसको बोलते हैं, वो बाहरी परत होता है पृथ्वी का, जिसमें महाद्वीप होता है, महासागर स्थित होते हैं। ये भूप्रपट्टी या भूपटल कहलाती है। भूप्रपट्टी में जीवधारियों के जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। तो भूप्रपट्टी में जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, जो जीवधारी होते हैं उनको जीवित रहने के लिए इस भूप्रपट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में जीवित रहने के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज। ये हम सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, तो ये उपलब्ध हो जाते हैं। फिर इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं। तो इसकी ऊपरी परत में क्या होता है, जो मरे हुए पौधे होते हैं और सड़े गले जंतु होते हैं, इनके अवशेष होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। तो जिसके कारण क्या होती है,
ये पृथ्वी को ऊपरी परत उपजाऊ होता है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इस परत से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए में पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सभी पदार्थ की चीजें कहाँ पर, सभी प्रकार की चीजें कहाँ पर पाई जाती हैं? भूप्रपटि पर। इस परत से ही प्राप्त होते हैं जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये सभी चीज किस में पाए जाते हैं? भूप्रपटि में पाए जाते हैं। इनसे ही हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा प्रकार है प्रवार मेंटल। भूप्रपटि के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत प्रवार कहलाती है। प्रवार हम किसे कहते हैं? भूप्रपटि के नीचे, मतलब भूप्रपटि का सेकेंड भाग जिसमें गर्म पिघली हुई चट्टानें मोटी परत पर प्रवार में पाई जाती है, जो कि प्रवार कहलाता है। यह पृथ्वी की मध्य परत है। तो यह पृथ्वी की कौन सी परत है? मध्य परत, मतलब बीच वाला भाग है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती हैं। तो इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। ये इस प्रवार में मुख्यतः पिघली चट्टान पाई जाती है और इसमें चट्टानों के साथ गैस भी पाए जाते हैं। कोर प्रवार के नीचे, अब देखिए प्रवार का थर्ड पार्ट, तीसरा नंबर का पार्ट है। प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म होता है। तो यह भाग जो प्रवार होता है इससे भी ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये क्रोड है, क्रोड के बीच मतलब बाहरी क्रोड के जो ये आउटर लेयर था ना, उसमें चित्र में आप देख ही रहे होंगे, बाहरी भाग था उसमें लोहा और निकल ठोस रूप में है, जबकि उसके बाहरी भाग में लोहा पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो जो ये लोहा और निकल के अंदर का भाग है ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। लोहा और निकेल पृथ्वी के अंदर के भाग में ठोस रूप में पाए जाते हैं तथा बाहरी भाग में लोहा पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है आपको? अच्छे से आप लोग देखिए। अब चलिए जानते हैं इनके उत्तर। अब हम लोग 1.1 को पढ़ लिए ना, अब चलिए इनके उत्तर जानते हैं। इनके उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए। फर्स्ट है पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। तो पृथ्वी की 3 परतों के नाम क्या है? भूप्रपटि, प्रवार और क्रोड। दूसरा, भूप्रपटि में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। तो भूप्रपटि में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये पृथ्वी की भूप्रपटि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। तीसरा है प्रवार किसे कहते हैं? गर्म पिघली हुई चट्टान जो मोटी परत में पाई जाती है, चट्टानों से बनी मोटी परत में पाई जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रवार बोलते हैं। चौथा, क्रोड में उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। तो क्रोड में कौन सी धातु उपस्थित है? लोहा तथा निकेल। लोहा तथा निकेल ये 2 प्रकार की धातुएं उपलब्ध हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। प्लीज समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 1.2 पृथ्वी के क्षेत्र, रीजन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के क्षेत्र, ग्लोब अथवा पृथ्वी के नक्शे को देखिए। आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत में ही पृथ्वी का चित्र देखें, उसका अधिकांश भाग हमको नीला दिखाई दे रहा था। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि नक्शे तथा ग्लोब में, भूगोल के नक्शे, आप लोग नक्शा चार्ट वाला नक्शा होगा या फिर ग्लोब होगा आपकी स्कूल में, उनमें देखना आप लोग ध्यान से कि जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया गया है वह क्या है? वह पानी होता है।
जो पृथ्वी का नीला स्थान होता है और जो आपको लोग नक्शा देखते हो उसमें जो नीला स्थान होता है वह पानी के भाग को दर्शाता है। ग्लोब के सबसे ऊपरी सिरे को हम लोग उत्तरी ध्रुव तथा निचले सिरे को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के देखिए ये भाग आपको सफेद रंग दिखाई देते हैं। तो जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी का उसका उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव सफेद सफेद दिखाई देता है। सफेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो यह सफेद रंग क्या बताता है हमें कि पृथ्वी के ये भाग हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। आप जानते हैं कि बर्फ जमा हुआ है, जो ये सफेद भाग दिखाई देता है इसमें क्या होता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, जमा हुआ पानी है। तो पृथ्वी पर जो सफेद भाग दिखाई देते हैं वो भाग क्या होते हैं, पृथ्वी पर जमे बर्फ है जो कि सफेद पानी है। सफेद पानी ही क्या है, बर्फ है। पृथ्वी में जल समुद्र, झीलों, नदियों में द्रव रूप में तथा ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। तो देखिए जल, पृथ्वी में जल किन किन रूपों में पाया जाता है, पहले तो समुद्र में, झीलों में, नदियों में, द्रव रूप में मतलब कि तरल अवस्था में, बहने वाली अवस्था में पाया जाता है, तथा ध्रुवों पर ठोस अवस्था में जल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का जल मंडल कहलाता है। तो जो पृथ्वी में द्रव अवस्था में जल होता है तथा ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में जो जल होता है, ये दोनों जल संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, पृथ्वी का जल मंडल कहलाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के जलमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी में पाए जाने वाले द्रव अवस्था में जल तथा ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पाए जाने वाले जल, इन दोनों जल को ही मिलाकर के पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। अब ग्लोब या नक्शे को फिर से देखिए। अब जो ग्लोब या नक्शा आपके सामने होगा, आप लोग स्कूल में देख सकते हैं या फिर गूगल वगैरह से ला करके देख सकते हैं। तो आप ग्लोब व नक्शे को फिर से देखिए। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर, नीला और सफ़ेद रंग के बारे में तो जान गए, नीला जल को द्रव अवस्था वाला जल है और सफ़ेद रंग कौन सा, ठोस अवस्था वाला जल है। इनको छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग, पृथ्वी का जो बचा हुआ सतह का शेष भाग था, पीले, भूरे या हरे रंग का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। आप लोग अपने भूगोल की पुस्तक को भी खोल करके देखिए, ये पृथ्वी वाले भाग में कि जो पीले, भूरे और हरे रंग जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग है, और पृथ्वी के जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है, कहीं पर क्या है, इन पर पहाड़, तो कहीं पर खाई है और कहीं पर मैदान है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। पृथ्वी के इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल हम किसे कहते हैं, वे भाग जो पीले, भूरे एवं हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ तो कहीं खाई और कहीं मैदान है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग पर क्या है, पानी है, और 1/4 भाग पर स्थल मंडल है। मतलब कि यहाँ पर मैं एक गोला बनाऊं और इसको हम इतना कर दूं तो इतना भाग में क्या है, जल है, और जो इतना भाग दिख रहा है आपको, इतना भाग ये क्या है, स्थल है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग में जल पाया जाता है और 1/4 भाग में स्थल मंडल पाया जाता है। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन। अब इससे कंपेयर करके आप लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी में सबसे अधिक पानी पाया जाता है या जमीन पाया जाता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, उसके बाद फिर जल।
आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है, हमें हवा दिखाई नहीं देते हैं। आप लोगों ने भूगोल में और विज्ञान में भी दोनों में पढ़ा या सुना होगा, या पिछले 5वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है, हमें हवा दिखाई नहीं देता है, किंतु जब वह बहती है तब हम उसे महसूस करते हैं। तो क्या है, पृथ्वी में जो हवा है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो बहती है, चलती है, तब हमें महसूस होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। तो वायुमंडल की मोटाई, अब वायुमंडल की मोटाई नहीं मापी जा सकती, क्योंकि पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है ये पृथ्वी हवा की मोटाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आपको पता चला कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायु किससे बनी है? अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि वायु आखिर में बना किससे है? What is air made of? तो वायु किससे बनी है? वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तब पृथ्वी की ऊंचाई भी बहुत ऊंचाई होती है ना, इससे वायुमंडल की ऊंचाई, तो जो 99% वायुमंडल है, वायु का भाग है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण आदि गैसें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो किनसे बना हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण, इन सभी को मिलाकर के पृथ्वी का क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। इसमें आप लोग ये जो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 1% और जल वाष्प, धूल के कण, अन्य गैसें पाई जाती हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं कुछ क्रियाकलाप। हम लोग यहाँ पास कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1 है आवश्यक सामग्री, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। कांच का एक गिलास, बर्फ के टुकड़े, कांच का एक गिलास और बर्फ के टुकड़े लेना है सामग्री में। गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए। हमें क्या करना है? जो गिलास है उसमें बर्फ के टुकड़े को डालना है। कुछ समय पश्चात गिलास की बाहरी सतह का निरीक्षण कीजिए और डालने के बाद कुछ समय पश्चात आपको गिलास की बाहरी सतह पर क्या निरीक्षण करना है, बाहरी सतह पर क्या दिखाई दिया, ये बूंदें कहाँ से आई। बाहरी सतह पर दिखाई देगा आपको कुछ बूंदें। वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है। गिलास की ठंडी सतह से संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जो हमें गिलास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है। तो उपस्थित जलवाष्प उपस्थित रहती है वायु में। गिलास की ठंडी होती ही ठंड के संपर्क में वह क्या हो जाती है? वायु ठंडी हो जाती है, जिससे के फलस्वरूप कुछ जलवाष्प पृथ्वी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जो हमें गिलास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है। ये पहला हो गया। क्रियाकलाप दूसरा एक्टिविटी 2 आवश्यक सामग्री, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल, प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल, 2 छेद वाला कार्क तथा बोतल का ढक्कन, कांच की पतली नली तथा फलों का रस पीने की नली, चूने का पानी, इतना आपको सामग्री रखना है। फिर क्या करना है? बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लें, मतलब कि बोतल को चूने के पानी से भर लें।
एवं उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा दें और उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा दें। कार्क के दोनों छेदों में चित्र 1.3 के अनुसार नली का एवं खा लगा दें। मोमबत्ती जलाकर मोम की बूंदें डालकर इन छेदों को इस प्रकार सील कर दें कि नालियों के आसपास बिल्कुल जगह न छूटे। ध्यान रखें कि नाली का बोतल के भीतर वाला सिरा चूने के पानी में पूरी तरह डूबा रहे तथा नली खा का सिरा चूने के पानी की सतह से ऊपर रहे। नली खा के स्वतंत्र सिरे से मुंह द्वारा हवा खींचे। ऐसा करते रहने से नली का से वायु। अब इस प्रकार ये दिया गया है, ठीक है। इसमें क्रियाकलाप करके बताया हुआ है कि हम लोग क्या करना है, चूने के पानी डालना है, बोतल लेना है चूने के पानी, फिर इसमें कॉर्क लगा करके बंद कर देना है और उसको फिर खींचना है। वायु की बुलबुले चूने का पानी दूधिया रंग हो जाते हैं, वायु की बुलबुले निकलने लगते हैं चूने और चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो ये जो चूने का पानी दूधिया रंग क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर के मिल गया, इसलिए यह दूधिया रंग का हो गया, चूने का पानी दूधिया रंग का हो गया। बोतल के भीतर पहुंचती है, इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। तो बोतल की भीतर पहुंचती है, इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात जब हम इस क्रिया को करते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। हमें मालूम है कि चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देती है। तो हमने इस प्रयोग से क्या जाना कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति में दूधिया रंग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रयोग से हमें क्या मालूम होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तीसरा क्रियाकलाप एक्टिविटी 3, अपने घर या शाला का एक ऐसा कमरा खोजिए जहां धूप आती हो। अपने घर या शाला में ऐसे कमरा खोजना है जिसमें धूप आती हो। इस कमरे के सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दीजिए। पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर लीजिए। अब जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो उस ओर के दरवाजे या खिड़कों को थोड़ा सा खोल दीजिए। अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा खोल देना है जिससे सूर्य का प्रकाश एक संकरी स्थान झिरी से क्या हो सके, कमरे के अंदर आ सके। सूर्य का प्रकाश थोड़े से स्थान से वो अंदर आ सके कमरे के अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को ध्यान पूर्वक देखिए। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। आप इस प्रयोग को आप लोग तुरंत अभी ही कर सकते हो, अभी ही मतलब कि यदि आप सुबह टाइम में पढ़ रहे हो या धूप वाली टाइम में पढ़ रहे हो तो आप लोग ऐसे ही एक कमरे में करके इस प्रयोग को देखना। क्या आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई दे रहे हैं? तो यस, ये दिखाई देते हैं। ये कण आपको छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं, ये कण क्या है, ये वायु में उपस्थित धूल के कण है। तो ये क्या है, वायु में उपस्थित धूल के कण जो समय तथा स्थान के साथ कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, धूल के कण है जो समय तथा स्थान के साथ क्या हो जाता है, ज्यादा या कम होता रहता है। मतलब कि जहाँ पर अधिक धूल कण उपस्थित होंगे वहां से अधिक धूल कण आएंगे और जहाँ पर कम होंगे वहां से कम धूल कण आएंगे। क्रियाकलाप 1, 2 और 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ गैसें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड
अन्य गैसें जल, वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं, तथापि वायु में इनकी मात्रा में अंतर के कारण संरचना में विभिन्नता होती है। अब जो ये 3 क्रियाकलाप हम लोगों ने देखा, ये क्रियाकलाप इसलिए दिखाया गया था क्योंकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि पृथ्वी में वायुमंडल उपस्थित है और उनमें से धूल के कण कैसे उपस्थित है वो तो हमें प्रत्यक्ष आंखों में दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम लोगों को प्रयोग के दौरान पता चल जाता है कि धूल के कण उपस्थित हैं। चूना वाला प्रयोग किए तो उसमें ये पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, और पहले वाली एक्टिविटी को हम लोग किए तो उसमें हमको ये पता चला कि उसमें वायु भी उपस्थित है। वायुमंडल पृथ्वी की सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। तो जो हमारी ये वायुमंडल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प तथा ये अन्य गैसें, ये क्या करती है? पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों से मिलने वाली हानिकारक किरणों तथा अन्य ताप के दुष्प्रभावों से बचाता है। तो ये जो हमारी वायुमंडल है, ये पृथ्वी तथा उसके जीवधारियों को, पृथ्वी जीवधारियों से ही आने वाले हानिकारक किरणें जो होती हैं, उस किरणों को हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। उसको हम लोग बैगनी किरणें बोलते हैं। इस किरणें से हमें क्या करती है? ये वायुमंडल बचाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये तीनों एक्टिविटी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है, इनके उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में भूप्रपटी, प्रवार तथा क्रोड में बांटा गया है। दूसरा, ध्रुवों पर जल ठोस बर्फ के रूप में होता है। तो ध्रुवों पर जल कैसा होता है? ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में सफेद कलर का होता है। तीसरा, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 3/4, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग जलमंडल है और 1/4 भाग में स्थल मंडल है। तो देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल और 1/4 भाग पर स्थल मंडल है। चौथा, वायुमंडल में मुख्यतः रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.01% ये कार्बन डाइऑक्साइड का तकरीबन ये तीनों गैसें अधिक मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। पांचवा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने का पानी दूध के रंग का कब दिखाई देता है? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट, पृथ्वी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, क्रियाकलाप समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एवरी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे और वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।